हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पायल एकेडमी। करंट अफेयर की क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। पिछले वीक अपनी करंट अफेयर की क्लास हो नहीं पाई थी, तो आज देखते हैं कि क्या क्या ऐसे सवाल है जो अपने बच गए थे लास्ट वीक के और इस वीक में कौन से इंपॉर्टेंट रहे। इसके अलावा ये देखो, अपना ईओ और आरओ की एग्जाम डेट है वो आ गई है। तो ईओ और आरओ का ऑफलाइन एक बैच स्टार्ट करिए जो 14 दिसंबर से कल से अपना स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसमें भी इनरोल हो सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अपना पहला सवाल क्या है, द्विपक्षीय अभियान अग्नि योद्धा, उसका 12वां संस्करण अभी हाल फिलहाल में संपन्न हुआ है। तो ये सवाल ये पूछ रहा है कि जो ये द्विपक्षीय अभियान है अग्नि योद्धा, इसका 12वां संस्करण का आयोजन भारत द्वारा निम्न किस देश के साथ इसको संपन्न किया गया है। यानी जो अग्नि योद्धा द्विपक्षीय अभियान है, द्विपक्ष का मतलब समझ में आया आपको? द्विपक्ष का मतलब दो जो पार्टी जिसमें भाग लेती है वो होता है द्विपक्षीय। त्रिपक्षीय का मतलब जिसमें 3 देश भाग लेती है वो होता है। तो द्विपक्षीय अभियान है अग्नि योद्धा भारत के बीच होता है। और भारत ने किस देश के साथ इस अभियान को अभी संपन्न किया है? तो श्रीलंका, सिंगापुर, बांग्लादेश या फिर मालदीव। तो इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर। यानी अग्नि योद्धा जो द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है वो भारत और श्रीलंका का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। क्लियर? कुछ अन्य सैन्य अभ्यास है वो देखते हैं हम। अभी हाल ही में सिंगापुर और भारतीय सेना के बीच महाराष्ट्र के फील्ड फायरिंग रेंज में यह अभियान संपन्न हुआ है। भारत और सिंगापुर के बीच कुछ अन्य अभ्यास भी है, उसमें सबसे पहला है अपना देखो बोल्ड कुरुक्षेत्र। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अग्नि योद्धा तो है ही, इसके अलावा बोल्ड कुरुक्षेत्र है जो सैन्य अभ्यास किस किस के बीच संपन्न होता है? तो भारत और सिंगापुर के बीच। संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण भी होता है दोनों सेनाओं की, वायु सेनाएं हैं उनके बीच। इसके अलावा एक त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है जिसका नाम है सिमटेक्स। देखो, अपना सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड, इन 3 त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास होता है सिमटेक्स, जिसमें कौन कौन भागीदार देश है? भारत, सिंगापुर और थाईलैंड, तीनों कंट्रीज इसमें। क्लियर? अगला सवाल देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब समझ में आया आपको? पूरे जो वर्ल्ड में जिस दिवस को मनाया जाता है, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय बॉडी होती है उसके द्वारा इस तरीके के कोई दिवस है वो घोषित किए जाते हैं। जैसे ये दिवस है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, ये यूएन के द्वारा घोषित किया गया था। 1992 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये कब घोषित किया, कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर या 8 दिसंबर? तो इसका राइट आंसर होगा अपना 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है वो मनाया जाता है। यूएन के द्वारा 1992 में ये बोला गया था कि हर 3 दिसंबर को हम ये दिवस मनाएंगे ताकि लोगों में इसके बारे में जागरूकता लाई जा सके। तो वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रति वर्ष 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांगता दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने ये आलमी डेटा जारी किए थे। इसमें यह बताया था कि वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो टोटल विश्व की 15.3% आबादी है वो किसी न किसी प्रकार की जो अशक्तता है उससे पीड़ित है। क्लियर? तो इससे 2 आपके सवाल हैं वो सोल्व हो रहे हैं। तीसरा सवाल क्या है, हाल ही में किस देश में एक जमी हुई झील के नीचे ज़ोंबी वायरस के पुनर्जीवित होने और उसके संक्रमण से होने वाली महामारी की संभावना पर चिंता जताई गई है? अब जमी हुई झील होती है जो वो क्या बोलते हैं उसको, परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं। अभी वर्तमान में क्या क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो वो झील के या कुछ इस तरीके की जो परमाफ्रॉस्ट है वो क्या है, हो रहे हैं, पिघल रहे हैं। तो उसके नीचे कुछ एक वायरस होता है, जिस ज़ोंबी वायरस का मतलब वायरस इस तरीके के कोई रोगजनक पैथोजन जिनका एक समूह होता है वो अगर बाहर आ गए तो उससे क्या हुआ, उसके पुनर्जीवित यानी वो जीवित है तो उससे एक तरीके की महामारी फैल सकती है पूरे विश्व में। तो ये चिंता व्यक्त की गई है हाल ही में। तो ये जो जमी हुई कौन सी झील है जिसके नीचे ज़ोंबी वायरस के पुनर्जीवित होने और उसके संक्रमण से होने वाली महामारी की संभावना व्यक्त की है, ये झील कहाँ पर है ये सवाल में है। तो ये कनाडा में, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है रूस। रूस में इस तरीके की एक झील है वो मिली है जिसके नीचे ये ज़ोंबी वायरस पुनर्जीवित होने के अपन को पता चला है। आर्कटिक में है, स्थायी रूप से जो स्थायी तुषार भूमि है जिसको परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं, का जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण पिघलना एक नया सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा हो गया है। ठीक है, 13 नए रोगजनक यानी पैथोजन है, इनकी पहचान की गई है जिन्हें ज़ोंबी वायरस कहा जाता है। ये परमाफ्रॉस्ट में कई सहस्त्राब्दी पुराने थे। वर्तमान में अगर इस तरीके के पुनर्जीवित हो गए तो पूरे विश्व के लिए एक स्वास्थ्य संबंधी खतरा है। इस वजह से ये न्यूज है वो चर्चा में रही थी। क्लियर? अगला सवाल क्या है, जगुआर। जगुआर क्या है? ये जगुआर सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए जो कि एक मांसाहारी और एक बड़ी बिल्ली है।
निम्न में से कहाँ पाई जाती है ये? तो उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका या फिर एशिया। तो इसका राइट आंसर होगा लैटिन अमेरिका। जो मैक्सिको, अर्जेंटीना, इस तरीके के जो देश है लैटिन अमेरिकी देश, इसमें जगुआर नाम की एक बिल्ली है जो बिल्ली प्रजाति की है, मांसाहारी है, वो पाई जाती है। इस जगुआर जो दिवस है राष्ट्रीय अपना प्राणी विज्ञान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में है। तो नई दिल्ली में अभी हाल ही में ये जगुआर दिवस मनाया था, पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसी वजह से ये जगुआर है जो एक बिल्ली की प्रजाति है, ये चर्चा में रही थी, जो लैटिन अमेरिकी देश है उसमें ये पाई जाती है। जगुआर, ये देखो यही दे रखी है न्यूज, जगुआर लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी और सबसे बड़ा मांसाहारी एकमात्र बड़ी बिल्ली है जो मैक्सिको से अर्जेंटीना तक टोटल जो 18 देश है उसमें पाई जाती है। लैटिन अमेरिकी कंट्रीज है ये। हाल ही में अपना जो राष्ट्रीय प्राणी उद्यान है कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। उसने अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाया और पूरे विश्व में प्रति वर्ष 29 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस है वो मनाया जाता है। इस वजह से ये चर्चा में रहा था। क्लियर? अगला सवाल क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ, ये कौन है? ग्रेट बैरियर रीफ है कौन है? प्रवाल भित्ति है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये हमेशा चर्चा में रहती है, आपको पता होना चाहिए। तो बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या जापान। तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में इसकी स्थिति है। अगला सवाल क्या है? तियानवेन वन, तियानवेन वन जो एक मंगल मिशन है निम्न में किस देश का है? सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि तियानवेन वन है वो क्या है? वो एक मंगल मिशन है। अब सवाल में ये पूछा है कि ये जो तियानवेन वन मंगल मिशन है ये किस देश से संबंधित है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात का, भारत, चीन या संयुक्त राज्य अमेरिका, किसका? तो ये है तियानवेन वन मंगल मिशन, चीन का मंगल मिशन है। इसके अलावा कुछ और मंगल मिशन है वो देखते हैं जो हाल फिलहाल में चर्चा में रहे। तियानवेन चीन का मंगल मिशन, इसके अलावा होप मिशन, ये देखो ये पहले अपन क्लास में पीछे वाली पता नहीं कौन से क्लास में ये कर चुके हैं। ये यूएई का पहला मिशन है, यूएई का पहला मंगल मिशन है, उसका नाम क्या है? होप मिशन। होप मिशन है वो यूएई का। मार्स ऑर्बिटर मिशन या मंगलयान है वो किसका है? भारत का मंगल मिशन है। क्लियर? कमचटका प्रायद्वीप स्थित है, ये एक प्रायद्वीप है। इसकी लोकेशन पूछिए कि ये कहाँ पर है, ये चर्चा में है हाल में। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका, फिलीपींस, जापान या रूस। तो इसका राइट आंसर होगा कमचटका प्रायद्वीप है। ये साइबेरिया में, जो उत्तरी साइबेरिया है उसमें स्थित, रूस में स्थित एक प्रायद्वीप है। ये जो अपना रिंग्स ऑफ फायर है, जहाँ जो प्रशांत महासागर, ये जो ज्वालामुखी मेखला है जिसको रिंग्स ऑफ फायर बोलते हैं अपन, उसका एक भाग है। तो ये देखो कमचटका प्रायद्वीप रूस के साइबेरिया प्रायद्वीप में स्थित, इसको जो रिंग ऑफ फायर है, जो रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के जो किनारे जहां पर वोल्केनो होता है वो रिंग ऑफ फायर कहलाता है। और इसके अंतर्गत उसी का एक भाग है जो ये है अपना कमचटका प्रायद्वीप। और रिंग्स ऑफ फायर में जो पूरे वर्ल्ड है उसका लगभग 60% यहाँ 2/3 जो ज्वालामुखी है विस्फोट वो होती है। इस वजह से ये चर्चा में रहता है क्योंकि यहाँ पर हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं। अधिकतम क्षेत्र इसका क्या है? पहाड़ी है और इस पर लगभग 160 ज्वालामुखी है। हाल ही में 2 ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे, इस वजह से ये क्षेत्र है वो चर्चा में रहा था। क्लियर? अगला सवाल क्या है? निजता का अधिकार। निजता का अधिकार हमेशा चर्चा में रहता है। ये सवाल में ये पूछ रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संरक्षित है, यानी निजता का अधिकार है वो किस मूल अधिकार, किस अनुच्छेद के तहत उसका उल्लेख किया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 15 में या 19 या 21 या 29। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 21, 21 है, उसमें निजता का अधिकार है, उसका उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी, ये होगा राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी होगी 2023, है ना। अब राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अगर पूरे भारत में पूछे तो उस संदर्भ में जब तो होगा राजस्थान में। इसका आयोजन कहाँ होगा? राजस्थान में होगा। और राजस्थान में भी पर्टिकुलर जगह पूछे तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट? पाली जिले में होगा, है ना। तो ये सवाल राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पाली, जोधपुर, बाड़मेर या जैसलमेर। तो मैंने आपको बता दिया कि पाली में इसका आयोजन होगा। अब सवाल ये भी आ सकता है कि पाली में भी ऐसी कौन सी पर्टिकुलर जगह है, गांव है जहां पर इसका आयोजन किया जाएगा, तो वो हम देखते हैं। पाली जिले के रोहट पंचायत समिति है, उसका एक गांव है, उस गांव का नाम क्या है? निम्बली ब्रह्मानन।
निम्बली ब्रह्मांडन है उसमें इसका आयोजन किया जाएगा, जो देश का अब तक का सबसे बड़ा स्काउट जम्बूरी होगा। तो हमको याद रखना है कि ये निम्बली ब्रह्मांडन ये जो गांव है ये क्यों चर्चा में है हाल फिलहाल में, है ना, इस वजह से क्योंकि यहाँ पर इसका राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी है जो 2023 में होगी, जनवरी में इसका आयोजन किया जाएगा। तो इस वजह से ये गांव है, यहाँ पर स्टेडियम वगैरह तैयार हो रही है। तो ये निम्बली ब्रह्मांडन गांव पाली जिले का गांव है। राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी 2023 का यहाँ पर आयोजन किया जाएगा, इस वजह से ये फिलहाल न्यूज में है। अगला सवाल क्या है, प्रदेश का पहला स्वचालित रोपवे बनाया जा रहा है, कहां पर? तो जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर या फिर बांसवाड़ा में। तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर जिले में। जयपुर में प्रदेश का पहला स्वचालित रोपवे बनाया जा रहा है। ये जो खोले का हनुमान जी है वहां पर इसका निर्माण कार्य अभी चल रहा है। तो जयपुर के खोले के हनुमान जी मंदिर परिसर में प्रदेश का पहला स्वचालित रोपवे है वो निर्मित किया जा रहा है। ये याद रखने की जरूरत नहीं कितना लंबाई होगी इसकी। और ये अन्नपूर्णा माता मंदिर से खोले के हनुमान जी मंदिर की पहाड़ी पर स्थित है एक वैष्णो माता मंदिर, वहां तक इसका निर्माण किया जा रहा है। क्लियर? अगला सवाल हमेशा चर्चा में रहता है, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, नाम सुना होगा आप लोगों ने। अब ये सवाल है कि इंदिरा सबसे पहले भारत सरकार की योजना चल रही है जननी शिशु सुरक्षा योजना, है ना। उसका क्या मकसद है? उसका मकसद है कि जो फर्स्ट चाइल्ड होता है उसके तहत किसी तरीके की जो सहायता है, राशि है, वो उपलब्ध करवाई जा रही है। अब राज्य सरकार ने सोचा कि फर्स्ट चाइल्ड के अलावा सेकंड चाइल्ड हो उसके लिए भी कोई सुरक्षा ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसके लिए शुरू की प्रदेश सरकार इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इसका उद्देश्य क्या है? जो दूसरी संतान हो रही है, हमेशा याद रखना इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत किसको लाभ मिलता है? दूसरी जो सेकंड चाइल्ड है उस पर जो सहायता राशि है वो उपलब्ध करवाई जा रही है, और वो कितनी? 6,000 रुपए तक की। आपको 3 सवाल बता दिए मैंने। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है वो किसकी है? तो राज्य सरकार की योजना है ना। और किस पे इसको लाभान्वित इसका कौन है? सेकंड चाइल्ड होगा, उस पर ये दी जाती है। और इसको अगर राशि की बात की जाए कितनी दी जा रही है अमाउंट, तो 6,000 रुपए की राशि दी जाती है। अब सवाल ये है कि ये तो बता दिया हमने कि सेकंड चाइल्ड पे 6,000 रुपए इसमें दी जाते हैं। अब ये है कि ये राशि जो दी जाती है कितनी किस्तों में दी जाती है? ये तो नहीं कि एक मुश्त राशि आपको मिल जाए 6,000 रुपए, नहीं। इसके अंतर्गत किस्तें होती है। तो कितनी किस्तें हैं? 3 किस्त में, 4 में, 5 में या 6 में। तो आपको याद रखना है कि ये 5 किस्तों में दी जाती है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना सेकंड चाइल्ड होने पे दी जाती है 6,000 रुपए की राशि आपको, पर कितने किस्तों में? 5 किस्तों में उपलब्ध होती है। अगला सवाल क्या है? कोक्लियर इम्प्लांट पॉलिसी है, ठीक है। इसका संबंध में किस रोग के इलाज से संबंधित ये तकनीकी है? कोक्लियर इम्प्लांट पॉलिसी। अभी राज्य अपने प्रदेश में ये जो कोक्लियर इम्प्लांट टेक्नोलॉजी है ये काफी चर्चा में है। अब चर्चा में क्यों है? किस रोग के इलाज से संबंधित है? तो ये देखते हैं नाक, कान, हृदय या फिर किडनी। तो इसका संबंध है कान पे। ये कोक्लियर इम्प्लांट उन लोगों से एक बहुत ही महंगी तकनीक है। तो जो लोग बचपन से यहाँ सुन नहीं सकते या जो मशीनों की सहायता से भी जिनको सुनाई नहीं देता, तो उनके लिए ये टेक्नोलॉजी है कोक्लियर इम्प्लांट टेक्नोलॉजी। ये चूंकि बहुत महंगी है तो हर कोई इसका इलाज करवा नहीं सकता। तो अभी राज्य सरकार ने क्या शुरू की थी? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। उसके तहत हमको बीमा राशि उपलब्ध होती है, कुछ बीमारियां हैं उसका हम इलाज करवा सकते हैं। तो प्रदेश पूरे भारत भर में अपना राजस्थान पहला स्टेट बना है जिसने इस कोक्लियर इम्प्लांट जो टेक्नोलॉजी है इसको भी इस मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है उसके तहत फ्री में इलाज उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की है। इस वजह से क्या हो गया? ये चर्चा में रह गई। तो कोक्लियर इम्प्लांट पॉलिसी इससे संबंधित तकनीकी है वो किसके इलाज से संबंधित है? कान के इलाज से संबंधित है। क्लियर? कोक्लियर इम्प्लांट उन लोगों के लिए उपयोगी है जो जन्म से सुनने में असमर्थ होते हैं या सुनने की सामान्य मशीन से भी जिसको कोई फायदा नहीं मिलता। राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इस टेक्नोलॉजी जो कोक्लियर इम्प्लांट है इसके निःशुल्क उपचार है उसकी सुविधा उपलब्ध करवाई है। क्लियर? अगला क्या है? ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट। अभी हाल फिलहाल में भी है ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट। इसका 7वां संस्करण हुआ है और ये कहां पर हो रहा है? सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है, तो ये हो रहा है इंडिया में, है ना। अगर पूर्वे से पूछ ले जब तो हो रहा है भारत में। अगर भारत में भी बात करें तो कहां पर हो रहा है? राजस्थान में इसका आयोजन हो रहा है, नई दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा है। तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट है, इसका आयोजन अहमदाबाद या बेंगलोर, कोची या नई दिल्ली। इसका आयोजन हो रहा है नई दिल्ली में। तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट इसका 7वां संस्करण कहां पर हो रहा है? भारत में, और भारत में भी कहां पर? नई दिल्ली में। हाल ही में वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो ये हाल ही में किस स्टार्टअप ने
भारत में निजी क्षेत्र का पहला स्पेस व्हीकल लॉन्च पैड, एक स्पेस व्हीकल लॉन्च पैड है वो स्थापित किया है, पर किसने? निजी क्षेत्र का है। तो कौन सा स्टार्टअप है जिसने ये किया है? अरुण कॉस्मोस, ब्रह्मगिरी कॉस्मोस, अग्निकुल कॉस्मोस, या उपयुक्त में कुछ से कोई नहीं। तो स्टार्टअप का जो निजी स्टार्टअप है उसका नाम क्या है? अग्निकुल कॉस्मोस। याद रखना, भारत में निजी क्षेत्र का अग्निकुल कॉस्मोस पहला स्टार्टअप है जिसने ये देश का ही निजी क्षेत्र का पहला स्पेस व्हीकल लॉन्च पैड है वो स्थापित किया है। अगला सवाल क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, आपको ये तो पता होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ है वो यून है, उसके कितने अंग है? टोटल 6 अंग होते हैं, उसमें से एक होता है अपना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। अब सवाल ये पूछ रहा है कि इसके कुल कितने सदस्य होते हैं? इसके 10 सदस्य होते हैं, या 5, या 15, या 20? तो इसका राइट आंसर होगा इसके सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के टोटल कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने होते हैं, तो आप क्या बताओगे? इसके 10 सदस्य होते हैं जो अस्थायी सदस्य होते हैं जिनका निर्वाचन किया जाता है, और इसमें कुल 5 सदस्य ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? स्थायी सदस्य होते हैं। 5 सदस्य क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। इनको वीटो पावर प्राप्त होती है। ये 5 महाशक्ति हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, है ना, वो इसके अंतर्गत आती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि टोटल सदस्य अगर मैं पूछ लूं आपसे तो वो है 15, और अस्थायी सदस्य होंगे 10, और स्थायी सदस्य होंगे 5। अभी हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि भारत ने इसके मासिक जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मासिक अध्यक्षता ग्रहण की है। अब देखो इसमें कुल कितने? 15 सदस्य, 10 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 5 सदस्य वो स्थायी है। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मासिक अध्यक्षता ग्रहण की है, इस वजह से ये चर्चा में रहा है। डेजर्ट नेशनल पार्क नेक्स्ट सवाल है अपना, ये चर्चा में रहा था क्योंकि किस वजह से? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की वजह से, क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो कहाँ पर पाई जाती है? इसी डेजर्ट नेशनल पार्क में पाई जाती है। तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लुप्त हो रहे हैं, तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि इनके लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया जाए, ग्रेट इंडियन प्रोजेक्ट है वो शुरू किया जाए तत्काल, ताकि इन लुप्त होती जो प्रजाति है इसको बचाया जा सके। तो इस वजह से ये अभियान क्या हो गया? अब पार्क उद्यान क्या हो गया? राष्ट्रीय उद्यान है, ये चर्चा में आ गया। तो ये सवाल ये पूछ रहा है कि डेजर्ट नेशनल पार्क के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह गुजरात में स्थित है ना। दूसरा आपका स्टेटमेंट, इसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाया जाता है। क्लियर? अब बताना ये कि उपयुक्त में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है। ये सवाल ये है अपना कि सही नहीं है। तो इसमें देखो ये तो हमने बात कर ली कि इस वजह से चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जाहिर की है कि जल्द से जल्द इनको अगर बचाना है तो इसके लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया जाए। तो ये तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो अपना सही है, पर ये स्टेटमेंट पहला देखो ये गुजरात में स्थित है। ये गुजरात में नहीं, ये कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में फैला हुआ है। वैसे ये अभ्यारण्य है पर इसको पार्क की तरह है, इस वजह से पार्क का दर्जा दे रखा है। राजस्थान में स्थित है और इसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाया जाता है। अब सही नहीं है तो सही कौन सा नहीं है? ये नहीं है, यानी स्टेटमेंट केवल एक स्टेटमेंट है वो अपना सही नहीं है। और यही सवाल अगर मैं उल्टा आपके लिए कर देती कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो आप सही में क्या करते? सेकंड स्टेटमेंट है वो अपना क्या होता? सही होता। क्लियर? ये हमने बात कर ली कि राजस्थान में जैसलमेर और बाड़मेर जिला है, उसमें ग्रेट जो ये पार्क है ये स्थित है, डेजर्ट नेशनल पार्क। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि लुप्तप्राय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए जो प्रोजेक्ट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वो शुरू किया गया या नहीं किया गया, उसकी क्या स्थिति है, इस पर चिंता जाहिर की थी। अगला सवाल क्या है? ALHM के हल्के हेलीकॉप्टर है जो उन्नत श्रेणी के हल्के हेलीकॉप्टर। ठीक है, ये सवाल ये बोल रहा है कि किस देश के सहयोग से ये जो ALHM के हेलीकॉप्टर ये तैयार किए गए हैं। तो इसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की सहयोग, इजराइल या फिर रूस या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो ALHM के हेलीकॉप्टर है ये भी तटरक्षक जो अपना बल है उसको अभी कमीशन किया गया है, पर इसके लिए ये स्वदेश निर्मित है। जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL है उसने इसको तैयार किया है। तो ये स्वदेश निर्मित का मतलब किसी भी देश से इसके लिए सपोर्ट नहीं लिया गया है, और इसका आंसर होगा अपना उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी डी, है ना। हाल ही में भारतीय तटरक्षक के उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर जिसका नाम है ALHM के, उसको कमीशन किया गया है। इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा स्वदेशी तकनीकी से तैयार किया गया है। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा शब्द, एक शब्द है ब्लूमगिग। ब्लूमगिग सबने सुना होगा, ब्लूमगिग शब्द ये चर्चा में रहा। तो इसका संबंध किससे है?
ये एक समुद्री खनन से संबंधित टेक्नोलॉजी है कोई, या फिर प्राकृतिक गैस अन्वेषण से संबंधित, या हैकिंग से संबंधित, या इनमें से कोई नहीं, कोई और ही चीज है। तो इसका राइट आंसर होगा हैकिंग से। ब्लूमगिंग शब्द है वो इस वजह से चर्चा में रहा कि ब्लूटूथ से सपोर्ट करने वाली कोई भी डिवाइस है उसके थ्रू कनेक्शन के माध्यम से हम पूरा जो कोई भी सिस्टम है उसको हैक कर सकते हैं। तो ब्लूमगिंग हैकिंग का एक नया रूप है जो हमलावरों को ब्लूटूथ कनेक्शन के माध्यम से कोई भी डिवाइस है उस तक पहुंचने में सहयोग करता है। क्लियर? इस तरीके के साइंस डे के ये शब्द चर्चा में रहे हैं, तो ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। भारत के रजिस्ट्रार जनरल की MMR रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार 18 से 20 तक जो अपनी इंडिया की MMR है वो कितनी है, ये सवाल पूछ रहा है। तो MMR क्या होती है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि MMR होता क्या है ना। कोई एक निश्चित समयावधि ले लो, कोई भी 1 साल 6 महीने 4 महीने की समयावधि ले लो, उसमें ये देखो कि 1 लाख जीवित जन्म हो रहा है कोई बच्चों का, तो उसमें जो माताएं हैं उनकी कितनी मृत्यु हुई है ना, उनकी मृत्यु दर कितनी रही, वो क्या होती है आपकी MMR होती है। वो किस पे काउंट करते हैं अपन? प्रति 1 लाख जीवित जन्म पे करते हैं अपन, 1 लाख जीवित जन्म पे इसको काउंट करते हैं। अब ये पूछ रहा है कि जो नई अपने डेटा आई है MMR के, उसके अनुसार 18 से 20 तक का डेटा है वो पूछा है कि MMR कितना है इंडिया का। तो ये देखते हैं 130, 100, 97 या 90। तो इसका राइट आंसर है 97। जो 18 से 20 तक का अपना MMR रिपोर्ट है उसके अनुसार MMR कितनी है? 97 है, या 97 है, पर पिछले साल की पीछे जो डेटा थे उसमें कितनी थी? 4 साल के, उसमें था 130 है ना। तो अब ये है कि इसमें घट तो गया, 97 हो गया, इवन अभी भी बहुत ज्यादा है 97, फिर भी पिछले जो 130 थी उससे थोड़ा घटा है, डाउन हुआ है ना। तो ये ध्यान में रखना है हमको। 14 से 16 तक का डाटा था, उसमें अपना MMR कितना था? 130 था। MMR एक निर्धारित समय अवधि के दौरान प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर मात्र मृत्यु कितनी थी उसकी संख्या को दर्शाता है, और वर्तमान में कितना? 97 है, आपको याद रखना है। क्लियर? अगला है हॉर्निबल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? हॉर्निबल एक पक्षी है ना, उसके नाम पे ये हॉर्निबल जो फेस्टिवल है उसका आयोजन किया जाता है। तो कहाँ पर किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में, असम में, नागालैंड में, या पश्चिमी बंगाल में। तो इसका राइट आंसर होगा अपना नागालैंड। हॉर्निबल महोत्सव जो नागालैंड में एक पक्षी है हॉर्निबल, उसी के नाम पे होता है। ये एक कल्चरल इवेंट होता है, हर साल इसका आयोजन किया जाता है। तो इस वजह से आपकी बार साल भी ये चर्चा में हॉर्निबल महोत्सव नागालैंड। बेंगेट, याद रखना है शब्द चर्चा में आजकल, बेंगेट, जिसे क्या किया गया? यूनेस्को की अमूर्त विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया इस बेंगेट को। वैसे तो जनरली यूनेस्को की कोई भी साइट होती है उसमें इंडिया से रिलेटेड हो या राजस्थान से रिलेटेड अगर कोई चीज है वो अगर नामित हो रही है तो हम क्या करते हैं? उसको याद करते हैं। पर बेंगेट शब्द है ये ज्यादा चर्चा में रह गया क्योंकि यूनेस्को की अमूर्त विरासत स्थल के रूप में इसको नामित किया गया। तो इस बेंगेट का संबंध किस देश से है ये देखना है हमको, और ये बेंगेट है क्या? तो इसका संबंध रूस से है, या ऑप्शन बी कनाडा, या सी भारत, या डी फ्रांस। तो याद रखना बेंगेट का संबंध है फ्रांस से। और ये है क्या? ये फ्रांस की सबसे लोकप्रिय ब्रेड है ना, वो है बेंगेट, है ना। तो ये इस वजह से ये चर्चा में नहीं है कि फ्रांस की लोकप्रिय ब्रेड है बेंगेट, जिसको यूनेस्को की अमूर्त विरासत स्थल की सूची है उसमें शामिल किया गया है। राइट? अगला सवाल क्या है? वासेनार अरेंजमेंट है ना का संबंध निम्न में किससे है? ये कोई अपना अरेंजमेंट नहीं है पर ये हमेशा चर्चा में रहता है। तो हमको ध्यान रखना है कि वासेनार एग्रीमेंट या वासेनार अरेंजमेंट है, इसका संबंध किससे है? जलवायु परिवर्तन संबंधी एक तरीके का समझौता है ये, या फिर पारंपरिक हथियारों के निर्यात नियंत्रण की व्यवस्था है, परमाणु निशस्त्रीकरण समझौता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा पारंपरिक हथियार है उसके निर्यात को नियंत्रित करने के लिए ये जो वासेनार अरेंजमेंट एग्रीमेंट है ये हुआ था। अभी हाल ही में 1 जनवरी 2023 से इसकी भारत को इसकी सदस्यता मिल जाएगी, इस वजह से ये चर्चा में है। तो देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी? 1996 में, 1996 में इसकी स्थापना हुई। और ये एक स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है, पारंपरिक हथियारों से निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। 42 देश क्या है इसके मेंबर हैं, और भारत बना था भैया 2017 में इसमें शामिल हुआ था। भारत इसका वो नहीं था, फाउंडर मेंबर नहीं था, ये 2017 में इसमें शामिल हुआ था, याद रखना। और अभी 1 जनवरी 2023 से इसकी अध्यक्षता भारत ग्रहण करेगा, इस वजह से ये वासेनार जो अरेंजमेंट है ये चर्चा में है। क्लियर? समन्वय 2022 जो भारतीय वायु सेना द्वारा किया जाने वाला वार्षिक अभ्यास है,
निम्न में किस समूह के साथ संपन्न किया जाता है? मैं हमेशा आपको क्लास में बताती हूँ, हम चर्चा भी करते हैं, भारत दूसरे देशों के साथ या तो उसका द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय इस तरीके के सैन्य अभ्यास होते हैं, है ना, वो हम हर बार अपनी क्लास में देखते रहते हैं। पर समन्वय एक हुआ है 2022, तो क्योंकि इसका नाम समन्वय है, 2022 2023 भी होगा, है ना, वार्षिक, क्योंकि यहाँ क्या दे रखा है, भारतीय वायुसेना करती है और उसके द्वारा किया जाने वाला एक वार्षिक अभ्यास है। वार्षिक मतलब साल में एक बार होता ही होता है वो, है ना। तो इसका एक समूह है, उस समूह ग्रुप के साथ द्वारा ये संपन्न किया जाता है। तो वो समूह कौन सा है ना, देखते हैं, ब्रिक्स है इसमें, या फिर आसियान कंट्रीज है, सार्क कंट्रीज है, या बिम्स्टेक कंट्रीज है, कौन है? तो इसके अंतर्गत हम ध्यान में रखेंगे कि आसियान कंट्री है। आसियान के कितने मेंबर है टोटल? रोज क्लास में हम देखते हैं 10 मेंबर है, उनके साथ एक ग्रुप है, उसके साथ समन्वय है, उसका आयोजन भारतीय सेना द्वारा किया जाता है। और ये कोई एक सैन्य अभ्यास नहीं है, इसके अंतर्गत कोई भी अगर इस तरीके की प्राकृतिक आपदा आ गई, है ना, कोई महामारी टाइप आ गया, कोई ज्वालामुखी टाइप, कुछ भी प्राकृतिक तरीके की आपदा हो गई जिसमें मानवीय सहायता की जरूरत हो, तो इसके थ्रू भारत क्या करता है, वहां पर अपनी राहत कार्य को पहुंच जाता है। तो यही बोल रखा है यहाँ पर कि आसियान देश के प्रतिनिधियों के साथ भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन किस लिए किया जाता है ये भी पूछ सकते हैं। तो ये मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए किया जाने वाला अभ्यास है। क्लियर? अगला सवाल है PR23। एक छोटा सा शब्द है PR23, ये क्यों चर्चा में है ना, है क्या ये चीज की इतनी चर्चा में? PR23 यानी 23। तो उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर, चावल की किस्म, नासा का मंगल अभियान या नवनिर्मित सुपर कंप्यूटर? तो इसका राइट आंसर होगा चावल की किस्म। वैसे तो बहुत सारी किस्में हैं जो भारत यहाँ राजस्थान में इस वजह से चर्चा में रहती है, इन पर रिसर्च चलता रहता है, नई नई किस्में आती रहती है। पर PR23 है, ये किसकी किस्म है? सबसे पहले तो ये याद रखनी है आपको, चावल की। और किस देश के द्वारा इसका विकास किया गया है? चीन के द्वारा। और ये चर्चा में इस वजह से क्योंकि ये चावल की वो किस्म है जो 12 है। 12 मतलब 12 महीनों तक इनका प्रोडक्शन होता है। तो देखो, चीन द्वारा विकसित एक 12 चावल की किस्म है। चावल खरीफ की फसल है। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि चावल किसकी फसल है, खरीफ की है, रबी की है या जायद है ना। तो ये अगर ये पूछ ले कि चावल हो गई, कपास हो गई, तो ये खरीफ की फसल है। जो हो गया अपना वो गेहूं हो गया, सरसों हो गई, ये किसकी? ये रबी की फसल है। तो चावल किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। सिंपल सा सवाल है ना। अब आपसे ये पूछ ले कि भारत है वो विश्व में चावल का उत्पादक देश है, कौन सा नंबर पे है ना? तो वो है दूसरा। चीन है वो चावल के प्रोडक्शन में अगर देखें तो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर है। और सेकंड स्थान अगर बात करें तो सेकंड पे कौन है? भारत है। तो यही है PR23, जो चीन द्वारा विकसित 12 चावल की किस्म है। और चावल के उत्पादन में चीन है वो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर है। और सेकंड स्थान किसका है? इंडिया का है। क्लियर? अगला क्या है? एक किला है, एक लोकेशन है जो हमको ध्यान में रखनी है कि ये चर्चा मेरा उससे ज्यादा हमको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। डोमकोंडा एक किला है, ठीक है। तो इसकी स्थिति कहाँ है, कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है या तेलंगाना में या तमिलनाडु में या कर्नाटका में? तो इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना में। डोमकोंडा एक किला है, तेलंगाना में है। यूनेस्को का एक अवार्ड होता है, देखो इसे सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार है, उसके लिए सम्मानित किया गया है हाल ही में इस डोमकोंडा किला को। किसमें? सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में डोमकोंडा किला। तो ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कि कौन सा यूनेस्को का अवार्ड है जिससे ये सम्मानित किया गया है, पर ये चर्चा में इस वजह से हो गया कि इतना बड़ा अवार्ड अगर कोई किले को मिल रहा है तो वो लोकेशन हमको ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये डोमकोंडा किला कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में। अगला सवाल क्या है? टाइम मैगजीन, टाइम मैगजीन है, रोज नाम सुनते हो। इसके द्वारा निम्न में किसे वर्ष 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? टाइम मैगजीन का एक संपादक मंडल होता है, उसके द्वारा हर साल क्या किया जाता है कि ये देखते हैं कि मान लो 2022 की हम बात कर रहे हैं यहाँ, तो पर्सन ऑफ द ईयर 2022, ऐसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023, 24, यहाँ पीछे के 19 जो भी होगा। तो हम क्या करते हैं कि पर्सन ऑफ द ईयर इस कोई भी व्यक्ति हो, कोई ऐसा विचार, कोई ऐसी वस्तु जिसने पूरे वर्ल्ड को प्रभावित किया हो, यानी इतनी चर्चा में रहा हो, तो उसको क्या करते हैं टाइम मैगजीन द्वारा हर साल अपना पर्सन ऑफ द ईयर चुना जाता है। तो ये 2022 के लिए सवाल में पूछा गया है कि पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? व्लादिमीर पुतिन को, जेलेंस्की,
एलन मस्क या नरेंद्र मोदी? तो इसका राइट आंसर होगा जेलेंस्की, क्योंकि 2022 में हमने देखा रूस और यूक्रेन का वॉर हुआ, उसमें यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की वो ज्यादा चर्चा में रहे, इसी वजह से टाइम मैगजीन ने इसको पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना है। ये देखो यही वो न्यूज दे रखी है, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, जिसको स्पिरिट ऑफ यूक्रेन बोलते हैं, वो 2022 के लिए टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। और पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन का एक वार्षिक प्रकाशन है, जिसमें एक व्यक्ति हो सकता है, एक समूह भी हो सकता है, या एक ऐसा विचार भी, वस्तु भी को दर्शाया जाता है जिसने वर्ष की घटनाओं को महत्वपूर्ण रूप से क्या किया, प्रभावित किया है। और मैगजीन के संपादक है वो इसको क्या चुनाव करते हैं उसका, कि किसको इस साल का पर्सन ऑफ द ईयर चुना जाए। अभी हमने क्या देखा, कमचटका प्रायद्वीप देखा, लोकेशन देखी थी, वो चर्चा में था क्योंकि वहां पर वो लेकिन ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। अभी सेम यही बात, वो तो ये देखा हमने कि पूरा जो उत्तर साइबेरिया क्षेत्र है वहां पर उसकी स्थिति है। अब आ गया ज्वालामुखी की कहाँ पर स्थित है, उल्टा सवाल आ गया। ये चर्चा मेरा सेमेरु ज्वालामुखी है एक, है ना, ये इसमें भी वही हुआ, विस्फोट हुआ, इस वजह से ये चर्चा मेरी। तो यहाँ पर ये पूछा है कि ये सेमेरु जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी उसकी स्थिति कहाँ पर है, इंडोनेशिया में, फिलीपींस, जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में भी कहाँ, इसको क्या बोलते हैं, सेमेरु ज्वालामुखी को द ग्रेट माउंटेन के रूप में जाना जाता है। और ये जावा का सबसे उच्च ज्वालामुखी शिखर है, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी उसमें से एक है। कहाँ पर इसकी स्थित लोकेशन है, अगर एग्जैक्ट कोई पूछ ले तो ये जावा द्वीप है उस पर है, और वैसे पूछे तो ये सेमेरु ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। क्लियर। अगला सवाल क्या है, सौर ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान निम्न में किसका है? तो पूरे भारत में पूछा गया है कि सौर ऊर्जा अगर कोई उत्पादन है उसमें पहला स्थान किस राज्य का है? तो देखते हैं किस राज्य का है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या पंजाब? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान सोलर एनर्जी में पूरे भारत में अगर प्रोडक्शन की दृष्टिकोण से देखें तो नंबर 1 पर है। अब देखते हैं नवीनतम जो डाटा है उसके अनुसार कितना प्रोडक्शन हुआ है। राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो 16,060 मेगावाट है, लगभग 16,000 मेगावाट है। और सौर ऊर्जा नीति है, सौर ऊर्जा नीति कब की है राजस्थान की? राज्य सरकार की सौर ऊर्जा नीति आई थी 2019 में। कब? 2019 में, याद रखना है। उसमें एक लक्ष्य रखा गया था कि 2024 और 2025 तक का हमारा लक्ष्य है कि हम लगभग 30 गीगावाट, याद रखना ये 30 गीगावाट है उसका उत्पादन करेंगे, ये लक्ष्य रखा गया है। तो सवाल ये भी आ सकता है कि राज्य सौर ऊर्जा नीति 2019 के अनुसार 2024 और 25 तक जो सौर ऊर्जा उत्पादन है उसका लक्ष्य कितना रखा गया है? तो हम ये बोला गया 30 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। अब बात सोलर पॉलिसी की होगी। बात करें पवन ऊर्जा की, तो पवन ऊर्जा का आज की डेट में कितना, 4,576 मेगावाट उत्पादन हो रहा है, 4,576। बायोमास की बात करें तो 125 मेगावाट, और लघु हाइड्रो की बात करें तो 24 मेगावाट। ये नवीनतम आंकड़े हैं क्योंकि अभी सर्वे आएगा अपना, फरवरी में सर्वे आएगा, जब देखेंगे और चेंज कर लेंगे। आज की डेट में अपने कितने ये आंकड़े क्या है कि सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है राज्य भर में कितना, 16,060 मेगावाट का, और पवन ऊर्जा का 4,576 मेगावाट, बायोमास का 125 मेगावाट, और लघु हाइड्रो उसका 24 मेगावाट। क्लियर। अगला क्या है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा कहां पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? ये बोला है, बजट का आवंटन किया है कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है वो बनाया जाएगा, हाल फिलहाल में अभी घोषित किया है इसको। तो कहां पर, जोधपुर, जयपुर, कोटा या बीकानेर? तो याद रखना ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है वो कोटा जिले में स्थापित किया जाएगा। अभी न्यूज़पेपर देखा होगा आपने, 2 योजनाएं थी वो चर्चा में रही है हाल फिलहाल में राजस्थान में, एक मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, एक यूनिफॉर्म योजना, है ना। तो 2 इसमें ये बात करिए सवाल, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का शुभारंभ निम्न में कब किया गया? 29 नवंबर 2022, 25 दिसंबर 2022, 15 अगस्त 2022 या 26 दिसंबर 2019? इसका राइट आंसर होगा 29 नवंबर। अभी 29 नवंबर निकला है ना पिछले महीने, तो 29 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है इसका शुभारंभ किया गया है, ताकि बच्चे हैं वो बाल गोपाल, तो बच्चे हैं ताकि वो स्कूल में आ सके उस बहाने, है ना, उनकी ड्रॉप आउट रेट है वो कम हो, नामांकन ज्यादा से ज्यादा बढ़े, है ना। इस लक्ष्य को, इस उद्देश्य को ध्यान में रख के 29 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना उसकी शुरुआत की गई, जिसके तहत कक्षा 1 से लेके 8वीं तक जो बच्चे पढ़ते हैं ना, उनके लिए क्या किया गया, उनको दूध दिया जाएगा
ताकि बच्चों को न्यूट्रिशन मिल सके, है ना। तो उस दूध भी पूरे ये नहीं पूरी वीक में दिया जाएगा, खाली 2 दिन, एक तो मंगलवार को और एक अपना शुक्रवार को दूध दिया जाएगा। तो कौन सी क्लास में पढ़ने वाले, 1 से 8वीं तक के बच्चे उनको। तो ये है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। उद्देश्य मैंने आपको बता दिया, बच्चों के पोषण में सुधार हो, नामांकन बढ़े, ड्रॉप आउट रेट कम हो, है ना। इसके तहत कक्षा 1 से 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनको सप्ताह में कितने दिन, 2 दिन, और दिन भी कौन से, मंगलवार और शुक्रवार को क्या करेंगे, दूध दिया जाएगा, है ना। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये मिनरल से संबंधित है, नई खोज हुई है, तो ये आने वाले एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लखासर क्षेत्र है एक, तो एक सतीपुरा क्षेत्र है। कौन से, लखासर और सतीपुरा क्षेत्र। किस खनिज की उपलब्धता की वजह से ये क्षेत्र चर्चा में है, तो चूना पत्थर, सोना, यूरेनियम या पोटास। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पोटास। पोटास क्या एक उर्वरक खनिज है, खेतों में काम आता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास इसका यूज करते हैं अपन, है ना। तो ये उर्वरक खनिज है। तो पोटास की उपलब्धता राजस्थान में नहीं पूरे भारत भर में बहुत कम है, इस वजह से हम क्या करते हैं, बाहर से पोटास मंगवाते हैं। पर ये अच्छी न्यूज है कि इसके भंडार मिले हैं वो राजस्थान में मिले, और राजस्थान में भी कहाँ पर, लखासर और सतीपुरा क्षेत्र में। अब ये क्षेत्र तो याद रखने पर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये लखासर क्षेत्र कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, बीकानेर में, याद रखना, है ना। और ये सतीपुरा क्षेत्र कहाँ पर है, ये है हनुमानगढ़ में, ये डिस्ट्रिक्ट में भी याद रखना है आपको। अब ये है कि इनमें अब इस सतीपुरा क्षेत्र है, इसको ऑप्शन कर दिया गया है कि यहाँ खनन कार्य शुरू कर दिया जाए। जनरली पोटास होता है वो बहुत गहराई पर मिलता है ना, उसके लिए विशेष जो टेक्नोलॉजी है उसकी जरूरत पड़ती है। पर जो ये लखासर सतीपुरा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर पोटास मिला है वो 500 से 800 मीटर की गहराई पर ही उसको मिल गया है। इस वजह से जो जनरल खनन कार्यों में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उससे इसका खनन किया जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो इसके अलावा एक और रोज क्लास में हम करते हैं यूरेनियम। यूरेनियम क्या है, यूरेनियम है एक आणविक खनिज, आपको पता है, आणविक खनिज या परमाणु खनिज बोल सकते हो इसको। इसके भंडार भी राजस्थान में मिलते हैं, इसी वजह से राजस्थान को क्या कहते हैं, खनिजों का अजायब घर, यहाँ भांति भांति के खनिज मिलते हैं। उसका इवन खनन नहीं किया गया अभी तक, पर बहुत है। आणविक खनिज यूरेनियम है, ये कहाँ पर मिलता है अपना, ये मिलता है खंडेला क्षेत्र में। और खंडेला कहाँ पर है, सीकर जिले में है। खंडेला कहाँ पर है, सीकर जिले में। याद रखना यूरेनियम मिल रहा है खंडेला सीकर में, जो एक आणविक खनिज है। और पोटास की अभी हाल फिलहाल में न्यूज आई है, वो बीकानेर के लखासर क्षेत्र में और हनुमानगढ़ के सतीपुरा क्षेत्र में इसका खनन कार्य शुरू किया गया है। क्लियर। अगला क्या है, हाल ही में किस विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव संपन्न हुए हैं। उपचुनाव का मतलब जानते हो, जो मध्य अवधि चुनाव होते हैं, किसी वजह से सीट खाली हो जाती है तो वहां पर फिर से चुनाव होते हैं। तो ये अलवर में, सरदार शहर में, चूरू में या उदयपुर में, तो ये सरदार शहर में हुए हैं अभी, जिसमें सरदार शहर के विधानसभा क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के श्री अनिल कुमार शर्मा है, वो विजयी रहे। ये हो सकता है आपके एग्जाम हो, जब तक ये नए चुनाव हो जाए आपके लिए काम की चीज नहीं रहे, पर इंटरव्यू वगैरह में क्या है, हमको एक जनरल अवेयरनेस रहनी चाहिए कि पूरे राजस्थान है उसमें कहाँ से सीट खाली हुई है, कहाँ पर उपचुनाव हुए, अगर उपचुनाव हुए तो उसके रिजल्ट क्या रही है। तो ये सब चीजें, इस वजह से ये सवाल बनाया गया है। अगला सवाल है इंदिरा महिला उद्यम शक्ति प्रोत्साहन योजना 2022 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। ये नई योजना है, बिल्कुल नवीनतम है, इंदिरा महिला उद्यम शक्ति योजना, यानी महिलाओं में उद्यमशीलता बढ़ाई जा सके, इसके लिए उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किए जा सके। किसकी योजना है, राज्य सरकार की योजना है। सबसे पहला ध्यान क्या रखना है, राज्य सरकार की योजना है। इसके अंतर्गत देखते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट है, क्या है। स्टेटमेंट 1 बता रहा है कि योजना के तहत व्यक्तिगत महिला उद्यमी, है ना, या फिर स्वयं सहायता कोई समूह है, उसको देंगे भैया हम 50 लाख रुपए का ऋण। और जो फेडरेशन है कोई महिलाओं का, तो उसको देंगे हम 1 करोड़ रुपए तक की ऋण सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। तो स्टेटमेंट 1 क्या है आपका, बिल्कुल करेक्ट है। ओके। इस योजना का संचालन किसके द्वारा, महिला अधिकारिता एक विभाग है, उसके द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है। तो ये सवाल पूछ रहा है कि इन स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट है आपका जो सत्य है। तो इसमें सत्य ये है कि ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट है अपने, ये सही है। यानी इंदिरा महिला उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 में राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है। महिला एवं अधिकारिता विभाग है वो इसका नोडल विभाग है। इसके तहत अगर कोई व्यक्तिगत श्रेणी में या फिर कोई स्वयं सहायता समूह उसको कोई उद्यम शुरू करे तो 50 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी। और अगर कोई फेडरेशन है, महिलाओं का संघ है, उसको 1 करोड़ रुपए तक की राशि है वो ऋण प्रदान उसको
करवाया जाएगा। क्लियर। अगला क्या सवाल है, राज्य निर्यात 2021-22। अभी करंट में अपना क्या चल रहा है, जो भी इकोनॉमिक सर्वे के डाटा होते हैं वो पिछले साल और करंट में अपना साल चल रहा है वो होता है। तो यही पूछ रहा है कि राज्य में निर्यात रहा और साल है 21-22 तक, वो कितना रहा है ना, पिछले साल और इस साल कितना रहा है देखते हैं। तो वो 52,000 करोड़ का, 62,000 करोड़ का, 72,000 करोड़ का या 82,000 करोड़ का। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 72,000 करोड़। जो 21-22 में निर्यात 21-22 के अनुसार राज्य का निर्यात कितना रहे, 72,000 करोड़। अब ये राज्य सरकार का लक्ष्य है कि मैं इसको 1 लाख करोड़ तक लेकर जाऊंगी। कितना लक्ष्य राज्य का कितना है कि मैं 1 लाख करोड़ तक मैं एक साल में मेरा निर्यात होना चाहिए राज्य। इसके लिए सरकार ने 2021 में मिशन निर्यातक बनो नाम की एक योजना है वो भी लॉन्च की थी। देखते हैं आगे क्या है। राज्य सरकार का लक्ष्य मैंने आपको बता दिया कि 1 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने का इसका लक्ष्य है कि प्रतिवर्ष मेरा निर्यात अभी 72,000 करोड़ हो रहा है, मैं चाहता हूँ 1 लाख करोड़ रुपए हो, है ना। राज्य सरकार ने प्रदेश से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 21 में शुरू किया था मिशन निर्यातक बनो। कब, याद रखना कब इसकी शुरुआत हुई थी, जुलाई 2021 में शुरुआत हुई थी मिशन निर्यातक बनो। इसके लिए बढ़ावा देने के लिए जोधपुर में अगले साल होगा अपना मार्च 2023 और 20 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोर्ट एक्सपो होगा। अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोर्ट एक्सपो भी निर्यातकों के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो ये भी सवाल बन सकता है, अगले साल होगा तो बनेगा कि मिशन जो अपना ये अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोर्ट एक्सपो है इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो वो किया जाएगा जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर। अगला क्या सवाल है, अब निर्यात की बात चल रही है तो एक और बात कर लेते हैं। राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद एक कमेटी है, राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद, ताकि निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये गठित की गई थी। तो इसके चेयरमैन हाल फिलहाल में कौन है, ये सवाल है। तो इसके श्री राजीव अरोड़ा जी, अर्जुन कुमावत, श्री अनिल शर्मा जी या पंकज त्रिपाठी। तो इसका राइट आंसर है आज की डेट में राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद है, उसके चेयरमैन कौन है, श्री राजीव अरोड़ा। अब हमने अभी मिनरल्स की बात की जिसमें देखा था हमने पोटास देखा था जिसकी कहाँ हनुमानगढ़ और बीकानेर क्षेत्र में मिला है। हमने यूरेनियम देखा था जो सिक्कर खंडेला में मिला है। अभी एक और जो हाल में एक मिनरल है आयरन, हाल ही में कहाँ पर, एक तो आयरन किसको बोलते हैं, लोहा को, है ना, और एक तांबा कॉपर के भंडार मिले हैं। राजस्थान में अगर मिनरल्स की बात की जाए तो इतने सारे मिनरल्स हैं, उनके भंडार है। इवन भंडार का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे मिनरल्स हैं वो भी जमीन में है, उनका दबे हुए है, उनका खनन नहीं किया। और प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो जमीन में जो भंडार है उसको एक टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या किया जाए, उसका खनन कर लिया जाए, है ना, तो वो होता है। तो प्रोटेक्शन में नहीं पर भंडार में राजस्थान बहुत ज्यादा है। तो जो हाल ही में आयरन और तांबे के भंडार मिले कौन से डिस्ट्रिक्ट में, अलवर में, उदयपुर में, भीलवाड़ा में या हनुमानगढ़ में। तो इसका राइट आंसर होगा आपका भीलवाड़ा। भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उसमें आयरन यानी लोहा और तांबे के भंडार मिले हैं। अब आपको पर्टिकुलर जगह भी याद रखनी है। नंबर 1 तो आपको याद रखना है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर आयरन के भंडार मिले हैं, तो वो है आपका भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। और भीलवाड़ा का भी एक क्षेत्र है, पर्टिकुलर जगह याद रखनी है, तो वो कौन सा, चांदगढ़ क्षेत्र, उसमें आयरन और तांबे के भंडार मिले हैं। टोटल देश में बोल दे सर्वाधिक 54% तांबे के भंडार है वो राजस्थान में है। राजस्थान में कितने तांबे के भंडार है, लगभग 54%, यानी 50% से ज्यादा तांबे के कॉपर के भंडार है। इवन उसका खनन अभी तक नहीं हो पाया है, पर भंडार की दृष्टि से देखें तो 54% के साथ राजस्थान राज्य वो पहले स्थान पर है। राजस्थान के बाद कौन कौन सी जगह, झारखंड और मध्य प्रदेश है उसका स्थान है। तो अगर तांबे का कॉपर अगर आपसे पूछ ले, मिनरल्स आपका इंडियन ज्योग्राफी में भी है प्लस आपका राजस्थान में भी है, तो तांबे का अगर देख ले पहले स्थान पर कौन सा है, तो भंडार की दृष्टि से राजस्थान पहले नंबर पर है, झारखंड दूसरे पर है और मध्य प्रदेश है उसकी स्थिति तीसरे नंबर पर है। और अगर पूरे देश प्रदेश में बात की जाए, प्रदेश का मतलब राजस्थान की बात की जाए, तो वहां कॉपर झुंझुनू का एक तो खेतड़ी क्षेत्र है वो तो वेरी फेमस है, ठीक है। इसके साथ ही मदान कुदान कोलिहान क्षेत्र, ये खाने हैं, एक बनवास अकवाली, सिंगाना मुरादपुर और देवपुरा बनेरा। आपसे ये पूछ ले कि मदान कुदान कोलिहान, बनवास अकवाली, सिंगाना मुरादपुर, देवपुरा बनेरा क्षेत्र जो किस क्षेत्र किस मिनरल्स है उसके प्रसिद्ध खाने हैं, तो आप क्या बताओगे, तांबे की है। इसके अलावा खेतड़ी है जो झुंझुनू का क्षेत्र है वहां पर भी कॉपर की खान है। क्लियर। अगला, अभी मैंने बोला न्यूज में रहने वाला, अगर आपको कोई कहां पर चुनाव हो रहे हैं,
कहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, कहाँ यहाँ उपचुनाव अपना हो रहा है, कौन से क्षेत्र में हो रहे हैं, है ना, कौन सा सीएम नया बन रहा है या अपना गवर्नर नया, तो उसका एक नोट्स आपके पास प्रॉपर आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, उसको अपडेट करते रहे। हाल ही में कितने राज्यों में नए चुनाव हुए हैं? 2 राज्यों में, गुजरात में प्लस हिमाचल प्रदेश में। तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ के जो नए सीएम है, वहाँ कौन सी पार्टी आई है, कहाँ सीएम बना है। तो वो तो गुजरात के जो नव नियुक्त मुख्यमंत्री है वो कौन है? भूपेंद्र पटेल, कन्हू देसाई, राजेंद्र त्रिवेदी या विजय रूपाणी। तो इसका राइट आंसर होगा अपना भूपेंद्र पटेल, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट सरकार बना रही है, तो भूपेंद्र पटेल है वो गुजरात के नवनियुक्त मुख्यमंत्री होंगे। ये सेम बात हिमाचल प्रदेश का नया मुख्यमंत्री किसको नियुक्त किया गया है? सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री या प्रेम कुमार धूमल या जयराम ठाकुर। तो इसका राइट आंसर होगा सुखविंदर सिंह सुक्खू। यहाँ कांग्रेस अपनी सरकार बना रही है। अगला सवाल, इन्हीं चुनाव हो रहे हैं, इस वजह से एक और चर्चा में रहा कि देश में राष्ट्रीय दल क्या है ना, देश में राष्ट्रीय दल कितने हैं, हाल फिलहाल में कितनी है, कौन सा दल है जिनको नया राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है। तो सवाल यही बोला है, वर्तमान में भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टी है यानी राष्ट्रीय दल है? 6, 8, 9 या 10। तो इसका राइट आंसर होगा 9। आज की डेट में अगर आपसे कोई पूछ ले कि भारत में राष्ट्रीय दल कितने हैं, तो 9। और 9 में से कौन सी जो नवीनतम बनी है वो कौन सी है? आम आदमी पार्टी यानी आप है, उसको हाल ही में राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है। क्लियर? गुजरात चुनाव हुए थे, इसके बाद आम आदमी पार्टी भारत की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, जहां उसे कुल वोट का कितना लगभग 13% प्राप्त हुई है। पहला आम चुनाव हुआ था भारत में, वो कब हुआ था? 1952 में हुआ था। उस समय भारत में अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो राष्ट्रीय दल थे, कितने राजनीतिक दल है, कितने थे टोटल, तो वो थे 14 राष्ट्रीय दल थे। कितने? 14। और आज की डेट में कितने हैं? 9। कुछ भी कंडीशन होती है, शर्तें होती हैं, उन शर्तों को अगर कोई फुलफिल कर ले कोई दल, तो उनको राज्य दल का दर्जा दिया जाता है अपने स्टेट में। और कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिनको राष्ट्रीय स्तर पर फुलफिल कर ले तो उनको राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाता है। तो ये जो शर्तें हैं ये क्या होती है? किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल माना जाएगा। ये आपके सवाल आएगा प्रीलिम्स में, 3 लाइन आपको दे देंगे कि निम्न में कौन सा शर्तें हैं वो राष्ट्रीय दल के लिए अनिवार्य है। तो पहला तो ये कि 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में उस दल को मान्यता मिलनी चाहिए। कितने? 4 या उससे अधिक राज्य, उसमें राज्य दल होना चाहिए। दूसरा, लोकसभा या राज्यों के विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों से, कितने? 4 अलग अलग राज्यों से जो कुल वैध मत पड़ रहे हैं उसमें से वैध मतों का उसको 6% प्राप्त होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसको 4 लोकसभा सीट है उस पर जीत होनी चाहिए उसकी। और यदि उसने कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा में कुल सीटों का 2% उसको टोटल मिलना चाहिए। ये शर्तें हैं किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए। और ये सारी शर्तें अभी किसने प्राप्त की है? आम आदमी पार्टी ने। इसके लिए 9वें राष्ट्रीय दल के रूप में उसको मान्यता प्राप्त हुई है। अगला क्या सवाल है? निम्न में से कौन राज्यसभा का सभापति होता है? लोकसभा का लोकसभा अध्यक्ष होता है प्लस लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष अपने सदस्यों में से हम क्या करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष से उसका चुनाव करते हैं, एक प्रक्रिया होती है। उसी तरह राज्यसभा एक दल है, उसमें उसका एक सभापति होता है, उसका एक उपसभापति होता है। अब सवाल क्या है कि राज्यसभा का सभापति कौन है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यसभा का अध्यक्ष? तो इसका राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति ऑटोमेटिक क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। क्लियर? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, हमेशा याद रखना। देखो अनुच्छेद 64 में क्या बोला गया है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, है ना, और लाभ का कोई पद अन्य पद है वो धारण नहीं करेगा। संविधान के अनुच्छेद 89 में ये क्लियर लिखा है, याद रखना कि कौन सा संविधान? 89 में, कि सभापति यानी भारत का उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के उप सभापति है उसका प्रावधान किया गया है। तो आपसे कोई ये पूछ ले कि कौन सा अनुच्छेद है संविधान का जिसमें सभापति का और उप सभापति राज्यसभा का उसका उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 89 में। हाल ही में इस वजह से चर्चा में रहा क्योंकि जगदीप धनखड़ साहब जो हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति नियुक्त हुए, उनको राज्यसभा के सभापति के रूप में चुना गया है। क्लियर? अगला सवाल और लास्ट सवाल है अपना, खसरा रोग का वाहक होता है। ये जनरल साइंस का सवाल होता है। कोई भी रोग जो हाल फिलहाल में चर्चा में हो, आपको पता होना चाहिए कि इसकी वजह क्या है। वाहक का मतलब किस वजह से ये हो रहा है। तो खसरा रोग अभी चर्चा में है, वायरस जनित है या बैक्टीरिया जनित, प्रोटोजोआ या कवक? तो इसका राइट आंसर होगा वायरस। वायरस यानी विषाणु जनित रोग है ये। खसरा विषाणु जनित रोग है।
चलो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लासें पसंद आ रही है तो आप इनको लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। अगले वीक फिर मिलते हैं एक नई करंट अफेयर की क्लास के साथ। थैंक यू।